आज हम टूथ प्रैक्टो की ओर से हमारे रिसेंटली सिलेक्टेड राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में रिसेंटली सिलेक्टेड डॉक्टर दिनेश कुमार चंडक का स्वागत करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार चंडक इस समय बाड़मेर जिले में, राजस्थान के बाड़मेर जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनको 47 रैंक हासिल हुई है और ही गॉट 79 मार्क्स आउट ऑफ 100। और बीडीएस डॉक्टर दिनेश कुमार चंडक 2017 बैच से ताल्लुकात रखते हैं। तो डॉक्टर दिनेश, आपको बहुत बहुत स्वागत है टूथ प्रैक्टो के सेशन में, जहां हम आपसे जानेंगे कि आपने किस प्रकार से तैयारी करी और जिससे कि और लोगों को फायदा मिल सके। और आने वाले हम देख रहे हैं बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम पाइपलाइन में है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, आपने कैसे पढ़ा, किन किन चीजों का आपने सपोर्ट लिया, तो वो सब आपसे पूछेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू ऑन द बिहाफ ऑफ टूथ प्रैक्टो। डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले सर मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ और आपकी कोचिंग को भी थैंक्स बोलता हूँ जी। मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है कि अंत में मेरी मेहनत सफल हो गई। जो मैंने अपना संघर्ष दिया था इंटर्नशिप के बाद 1-2 साल, जो आपकी कोचिंग के थ्रू और जो डेंटल पल्स, मुझे उसका परिणाम मिल गया। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, जैसा कि जानने को मिलता है कि आपने 2017 बैच से ताल्लुकात रखते हैं और बहुत ही जल्दी सफलता को आपने हासिल कर लिया। तो क्या स्ट्रैटेजी रही पढ़ाई की? क्या स्ट्रैटेजी, पहले से आपका मन था कि आपको सरकारी सेवाओं में आना है, या क्योंकि बहुत सारे लोग नीट एमडीएस के लिए जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ सर, शुरुआत से ही मेरा गोल क्लियर था कि मुझे एमडीएस करनी है। एमओ का कोई मेरा ऐसा प्लान नहीं था, पर एमडीएस करनी है गवर्नमेंट से, ये मेरा था जी। मैंने एमडीएस के लिए तैयारी भी की 3rd ईयर से। इंटर्नशिप में थोड़ा अच्छे से पढ़ा। मेरी ऑल इंडिया 101 रैंक थी जी और 577 मार्क्स थे जी 2023 जी। उसके बाद मेरा को अच्छी ब्रांच नहीं मिली क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ जी। सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जी। परंतु मुझे वो ब्रांच भी नहीं मिली, तो फिर मैं कंटिन्यू पढ़ता गया जी। मैंने और भी एग्जाम दिए, एम्स जेआर का भी दिया था, उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था परंतु इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ जी। काफी बार लोग जैसे कि नीट एमडीएस एग्जाम को लेके काफी डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई हमारा नीट एमडीएस में नहीं हुआ, तो क्या हम बाकी एग्जाम्स में सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उसके बारे में बताया कि उस प्रेशर को कैसे डील करा, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अच्छे मार्क्स आपने पहली बार के हिसाब से काफी अच्छे मार्क्स प्राप्त करे, पर आपको अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, तो उस प्रेशर को कैसे डील करा आपने? हाँ सर, प्रेशर तो होता ही है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, 1000 रैंक की अच्छी ठीक ठीक रैंक है, फिर भी ब्रांच नहीं मिलती है। पर यही है कि थोड़ा पैसेंस रखना पड़ता है डेंटल में एक्चुअली, क्योंकि सीटें बहुत कम है जी। इतने साल हो गए हैं फिर भी, इसलिए आपको पैसेंस रखना पड़ेगा जी, बहुत ज्यादा जी। और दूसरी बात यह है कि आप यदि पैसेंस रखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बेसिक ज्यादा क्लियर होंगे जी जी। आपको टाइम मिलेगा तो आप सिलेबस को मोर डीप में क्लियर अप कर पाएंगे जी। और जब आप दोबारा कोई भी नीट एमडीएस होगा या कोई भी एमओ एग्जाम होगा, पीएससी होगा या एनी जीआर एग्जाम दिल्ली में होते हैं, आप किसी में पार्टिसिपेट करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, अटेंड करोगे तो। राइट डॉक्टर दिनेश, क्योंकि हम देखते हैं कि नीट एमडीएस का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट होता है पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम से, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कुछ क्या तैयारी कुछ अलग करनी पड़ती है या कुछ आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? सर ये बात एकदम सही है कि एमओ के एग्जाम में और एमडीएस के एग्जाम में थोड़ा डिफरेंस है जी। एमडीएस के एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिसर्च बेस्ड, लेटेस्ट एडवांस, मोर डीप में कॉन्सेप्ट पूछते हैं जो डीसीए के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, जो न्यू क्वेश्चंस होते हैं कोचिंग के वो भी आ जाते हैं। पर एमओ में वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। हम स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करें तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता, और मेडिकल के थोड़े कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं टिपिकल जी। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। 80 to 85% एमडीएस वाले ही क्वेश्चन एमओ में इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में कॉन्सेप्ट आ ही जाता है, आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को जी। डॉक्टर दिनेश, जब आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन मिली तो कितना टाइम आपके पास था, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था? क्योंकि जब भी कोई एग्जाम आता है तो हमें लगता है कि यार हमें कैसे, क्योंकि सबको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जॉब्स हैं बहुत जल्दी नहीं आती हैं और आपके पास बहुत कम समय होता है आपको रिएक्ट करने का, कि आपको नोटिफिकेशन पता चले उसके बाद आप एग्जाम की तैयारी में लगे। तो आपके दिमाग में पहला क्या था और आपने कैसे अप्रोच करा? सर जब नोटिफिकेशन आया था तो सबसे पहले 172 सीट थी जी, फिर वो बढ़ के 209 हो गई जी, और मुझे सफिशिएंट टाइम मिला
क्योंकि मैं पहले भी एक नीट एमबीएस का एग्जाम दे चुका था, जी 3023 वाला, फिर 2024 वाला भी मैं दे चुका था एग्जाम। जी इसके अंतराल में मैंने एम्स के भी एग्जाम दे रखे थे, जी वेरियस मतलब एम्स के जीआर के एग्जाम भी दिए थे। जी तो इसलिए मेरी तैयारी अच्छी थी, क्योंकि मैं कंटिन्यू पढ़ाई में था। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि एक एग्जाम को ही निकालना है जी अच्छे से। जी और जब ये एग्जाम आया तो फिर मैं इसमें पूरी तरह से लग गया, जी। अपना एक प्लान टाइम टेबल बनाकर, और फिर मैंने इसकी एग्जाम की तैयारी की थी। थोड़ा सा वही हम उस प्लान टाइम टेबल को समझाएं कि अगर किसी को पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, जैसे कि अब हम आने वाले टाइम में एमपीपीएससी को हम देखने वाले हैं कि एमपीपीएससी का एग्जाम पाइपलाइन में है और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने एक स्टूडेंट के पास है, तो उसमें कैसे प्लान करें चीजों को, कितने घंटे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट्स को पहले देखना है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ सर, बेसिकली क्वेश्चन पीएससी के एग्जाम में आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। जी एनाटॉमी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी प्रोस्टोडोंटिक्स इंपॉर्टेंट है। राइट। फिर भी फाइनल ईयर की जो 8 सब्जेक्ट है उनमें ज्यादा फोकस करें, जी और सभी को इक्वल टाइम दे, क्योंकि कुछ भी फिक्स नहीं है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। जी आप सभी को बराबर टाइम दे। यदि पीएचडी भी है सब्जेक्ट है तो उसको भी ओरल सर्जरी के बराबर ही टाइम दे। इसमें लाइक अनलाइक ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा इंटरेस्ट किसमें, क्योंकि सिलेक्शन का सभी समक मिला के ही सिलेक्शन होता है। हर राइट सब्जेक्ट का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। कुछ सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट पे है तो उसमें ज्यादा ना पढ़े, क्योंकि आप इक्वल टाइम देंगे तब इक्वल मार्क्स मिलेंगे, राइट राइट। और वही आपको आगे बढ़ाएगा। जैसे काफी लोग गलती करते हैं कि जैसे कि बीइंग फ्रॉम अ डेंटल फ्रेटर्निटी हम डेंटल के सब्जेक्ट्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसी के साथ हम एनाटमी, बायोकेम, फिजियोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा फार्मा थोड़ा सा एक कमजोर पार्ट पे रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या आपने इनको टाइम को कैसे मैनेज करा कि आपने इन सब्जेक्ट्स को भी टाइम दिया, उन सब्जेक्ट्स को भी टाइम दिया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। हाँ, डेंटल बेसिकली हम डेंटिस्ट है तो डेंटल की सब्जेक्ट की तरफ हमारा झुकाव एक स्वाभाविक है, परंतु हमें मेडिकल की सब्जेक्ट को भी टाइम देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होती है। जी फार्मेकोलॉजी, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप होता है। कोई भी ड्रग क्लासिफिकेशन से तो डायरेक्ट नंबर मिलते हैं। जैसे एनाटॉमी है, वहां लैंडमार्क्स हो गए, याद ही रखना है डायरेक्ट। और जी बायोकेमिस्ट्री है जिसमें विटामिन पार्ट मेन है, सबको जी पता है, तो उसे एक अच्छी थ्रू आउट करना है। मेडिकल सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि आगे आप यदि एमओ की पोस्ट पे भी लगते हो तो उसका बड़ा योगदान है। इस कॉन्सेप्ट के ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बिल्डअप होगा। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, डेंटल और मेडिकल सब्जेक्ट को अलग अलग नहीं करना है, दोनों को ही बराबर प्यार देना है, बिल्कुल। तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। डॉक्टर दिनेश, टाइम कैसे मैनेज करा, जैसे कि आप जैसा कि आपने बताया कि आप बीडीएस के बाद कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे या कैसे, क्या खाली केवल तैयारी पे ध्यान था? नहीं, मैंने सर एक्चुअली में एक क्लिनिक ज्वाइन किया था जयपुर में, जी जी क्योंकि पूरे दिन तो पढ़ाई मतलब पॉसिबल नहीं है। जी और मैं ये कहता हूँ बिल्कुल भी लोड ना ले पढ़ाई का। जी एक सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि पर एग्जाम यदि नजदीक है और टाइम कम है जी। तो 250 एमसीक्यू पर डे करना है। वेरी गुड। जो एमसीक्यू एकदम क्लीन है, डायरेक्ट रिमेंबर वाले कॉन्सेप्ट पे वन लाइनर है, उनको याद करना है। जो डिफिकल्ट है जी उन पे मार्क करके उनके एक्सप्लेनेशन को 3-4 बार पढ़े। एक है मतलब आपको मैक्सिमम एमसीक्यू अप्लाई करना है। जी और जो टॉपिक डीप पे पढ़ना है उसका एक्सप्रेशन डेंटल पल्स से पढ़ लें, कोचिंग के लाइव एग्जाम दे दे आप टाइम पे, बिल्कुल। तो सिनॉप्सिस पढ़ ले, इतना काफी है, ज्यादा लोड नहीं लेना। कोई ऐसे मेरा पर्टिकुलर कुछ नहीं था कि 10 घंटे पढ़ने हैं या 12 घंटे, मैं 4-5 घंटे पढ़ता था, बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, रिलैक्स माइंड से पढ़ता था। बिल्कुल। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि 250 क्वेश्चन आपने डेली के आप करते थे, 250 क्वेश्चन। तो बहुत बार होता है कि इसके एक्सप्लेनेशन के लिए, जैसे कि आप काफी क्वेश्चन आप गलत करते हैं, ठीक करते हैं, तो और कुछ लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए कि पहले नोट्स बनाए और फिर पढ़ाई चालू करते हैं, फिर एमसीक्यू। तो थोड़ा सा उस बारे में समझाएं कि क्या और बेहतर तरीका है, कम टाइम में हम बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि एमसीक्यू करना ही करना है, 250 एमसीक्यू करने हैं, तो बहुत लोग आज, जैसे अभी कुछ बात कर रहे थे कि किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैं अभी नोट्स बना रहा हूँ, बाद में एमसीक्यू करूंगा, क्या स्ट्रैटेजी ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग, मेरी जो व्यक्तिगत राय है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल बेकार है जी। जितने भी नोट्स है कोचिंग प्रोवाइड कर देती है, बिल्कुल। डेंटल पल्स में ऑलरेडी सब टेबुलेट फॉर्म में दे रखा है,
कोचिंग में भी अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन दे रखे, मेहनत ऑलरेडी उन टीचरों ने कर रखी है अपने अपने फील्ड में। बिल्कुल आप डायरेक्ट उस बुक्स को खरीदे, कोचिंग के लाइव नोट्स पढ़े, कुछ चीजें आपको लगता है कि लिखनी जरूरी है, जैसे कोई डाटा है पीएचडी में, तो वो एक टैबलेटेड फॉर्म में आप एक कॉपी में लिख दें, वरना एज मच एज पॉसिबल है बुक से लगाव रखें। जी। आप ट्यूशन करें, डायरेक्ट उसी में मार्क्स लगाए, उसी में ही सब कुछ करें, तो टाइम बचेगा। आप नोट्स बनाएंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग है। यदि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 2 ईयर 1 ईयर लॉन्ग पीरियड, तो 6 मंथ है, then you direct put energy on dental pulse and coaching live exam, मतलब follow the timetable, simple concept। बिल्कुल। अच्छा, आपने टूथ प्रैक्टो के बारे में आपको कैसे पता लगा, और आपने मतलब कब ज्वाइन करा टूथ प्रैक्टो को, कैसे पता लगा टूथ प्रैक्टो पे, और टूथ प्रैक्टो ने आपकी कैसे हेल्प करी, ये थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर मैं जयपुर में था, मेरे फ्रेंड था, उसने टूथ प्रैक्टो की कोचिंग ले रखी थी जी। तो मैंने विजिट किया ऐप उसके फोन से, तो मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे जी। जो मैंने पल्स में मार्क्स लगा रखे थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आने चाहिए एग्जाम में, वो एक्चुअल में क्वेश्चन मुझे आपकी कोचिंग में मिल गए थे जी। जब मैंने टेस्ट सीरीज लगाई। जी। और दूसरी बात सबसे ब्यूटीफुल ये लगी कि रिजल्ट भी लाइव जब एग्जाम होता था तो जल्दी आ जाता था 5-10 मिनट में। इससे एक एनर्जी एड्रेनलिन सीक्रेट होता है बॉडी में कि तुरंत रिजल्ट आ जाए, क्या रैंक आई मेरी लाइव के अंदर, तो फिर तुरंत ही मैं वापस लाइब्रेरी में बैठ जाता था और जो रॉन्ग होते थे वो मैं नोट डाउन कर लेता था। और मतलब और लाइफ में ये भी था कि जैसे कुछ क्वेश्चन में कोचिंग ने गलत आंसर भी दे दिया तो वो भी रीमॉडिफाई तुरंत हो जाते, बिल्कुल जी करेक्ट तुरंत सर से बात करके फिर उनके एक्सप्लेनेशन भी आ जाते थे ग्रुप में, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और दूसरी सबसे मेन बात है कि बजट फ्रेंडली है कोचिंग, कम भी है पैसों में, तो ये मैं एफर्ट भी कर मतलब अफोर्ड भी कर पाया। जी जी जी, क्योंकि मैंने और भी कोचिंग ली थी उनमें पैसा लगा रखा जी। अच्छा, क्या जैसे आप ये तो आप मैराथन की बात कर रहे हैं, जब टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं क्या उनके रिजल्ट भी आपको इंस्टेंट मिलते थे? जैसे कि मान लीजिए आज फिजियो का टेस्ट होना है, तो क्या फिजियो के रिजल्ट भी आपको मतलब ऑन टाइम मिल जाते थे? यस सब टाइम टू टाइम। कुछ चीजें आपके ऐप में लॉक थी क्योंकि पर्टिकुलर टाइम होता है उसका अनलॉक होने का। राइट राइट राइट। और किसी और बाकी जो कंटेंट था, बस एक ब्यूटीफुल और बात लगी कि एक्सप्लेनेशन अच्छे थी, मतलब एक्सप्लेनेशन इमेज बेस्ड थे, वो थोड़ी चीजें मैंने थोड़ी यूनिक देखी। बिल्कुल। जैसा कि आप कह रहे हैं कि एमसीक्यू पे ज्यादा ध्यान दें, और मेरे ख्याल से कि टूथ प्रैक्टो ऐप आपको काफी सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड कराता है, और बिल्कुल हम यही बात बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये जो पेपर जैसा माहौल है, क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको जैसे कि हम कहते हैं कि भाई पेपर वाला माहौल तैयार करें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा तैयारी करके जाएं और अगर आप पेपर के दिन थोड़ा सा अगर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हैं तो आपको सिलेक्शन नहीं होता है, क्या ऐसा मैं कहूँ कि क्या आपको इस ऐप के माध्यम से क्या वो पेपर वाला माहौल मिल पाता था कि भाई 2 घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। सर पेपर का माहौल आपको तभी फील होगा लाइव एग्जाम आप अटेंड करोगे, आप ऑफलाइन एग्जाम दोगे तो वो मतलब एनर्जी नहीं आएगी बॉडी में। लाइव का मतलब ही लाइव है, वो एक लाइव हो रहा है, उसको लाइव लेके सीरियसली लेके आप टेबल पे चेयर पे बैठो और लगना चाहिए हाँ मैं रियल में एग्जाम दे रहा हूँ। और लाइव के एग्जाम को आप एक पॉइंट भी एक सेकंड भी मिस ना करें, यदि एकदम सिचुएशन अनकंडीशनल ना हो तो पॉसिबल हो लाइव दो एग्जाम, बाकी वाले जो नॉर्मल एग्जाम जो ऑफलाइन होते हैं वो तो देने ही है, पर लाइव एग्जाम ही छोड़ना है, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि लाइव एग्जाम एक लाइव फीलिंग देता है। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, हमने एज ए इन टूथ प्रैक्टो में कि इंडिया का लार्जेस्ट क्वेश्चन बैंक, मतलब मैं कहूंगा कि किसी भी डेंटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास इतने क्वेश्चन नहीं है, तो हमने 1 लाख से ऊपर क्वेश्चन उस पर डाल रखे हैं। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि भाई स्टूडेंट को ज्यादा सोर्सेज और क्वेश्चन के लिए इधर-उधर भागना ना पड़े, उसको एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस मिल जाए। अच्छा डॉक्टर दिनेश, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब भी हम किसी एग्जाम के लिए जाते हैं, जैसे कि हम किसी एग्जाम के बाहर खड़े हुए तो बहुत सारे लोग तैयारी के लिए लगे होते हैं, तो और दिमाग में भी हमेशा रहता है कि यार मैं भी इतना बड़ा राजस्थान, इतना बड़ा राज्य है, इतने इतने लोग इस एग्जाम में बैठेंगे, क्या मैं ऐसी सही ऐप की तरफ बढ़ाऊं कि जहां मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे, मतलब कि अगर मैं एग्जाम भी दे रहा हूँ तो कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, क्या मेरी रैंक आ रही है तो कंपैरिजन ठीक हो पाएगा, इसके बारे में? बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर, आप यदि ऐप में एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा ना, आज एनाटॉमी में 4000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, राइट, पार्टिसिपेट किया है, तो आप फील कर पाओगे हाँ बच्चे और पढ़ने वाले हैं। आप एग्जाम नहीं दोगे, खुद भी पढ़ते रहोगे तो एनालिसिस नहीं हो पाएगा आपका, बिल्कुल, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत होता है कोचिंग में वही क्वेश्चन एग्जाम में सही होता है, ये एकदम सटीक तरीका अप्लाई होता है।
तो आप एग्जाम दे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम दे, डेंटल पल्स को पढ़े। मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये बुक बिल्कुल बाइबल है ऑफ डेंटल की। बिल्कुल जिसने भी बनाई है वो अपने आप में एक बेहतरीन है बिल्कुल ऑथर। और आप एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें। कोचिंग जरूरी है क्योंकि वो आपको गाइड करती है, सिलेक्शन बिल्कुल देती है वो उसका काम नहीं है, आपको एक गाइड कर रही है सही रास्ते पे। वही कोचिंग की सबसे बड़ी, मतलब कहते हैं वही सबसे बड़ी उनकी ये मतलब सोच होती है कि गाइड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, क्या आपको इस पे पुराने क्वेश्चन, पुराने पीएचसी के क्वेश्चन पर मिले? और ये भी जानना चाहूंगा कि जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे कि जो आपके एग्जाम में बिल्कुल उठ के ऐसे आ गए? यस सर, मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन मैंने कोचिंग में अटेंड किए थे उनमें से क्वेश्चन मुझे मिले थे जी आपकी कोचिंग में से। जी, परंतु मैं फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में क्वेश्चन सब मिल जाते हैं। वेरी गुड। आप कहोगे कि एकदम क्वेश्चन सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल क्योंकि आजकल जो न्यू एग्जाम बन रहे हैं वो अपना एफर्ट भी लगाते हैं टीचर। बिल्कुल और न्यू क्वेश्चन क्या करते हैं, हाँ पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कुछ चीज को अटेंड किया है, तो 101% गारंटी है कि उस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल लोगे। चाहे बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे आपका कंसिस्ट माइंड हो, चाहे जो भी आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं, तो इनडायरेक्ट वे में तो आपको 100% ही मिल सकता है। और बिल्कुल डायरेक्ट वे में आप पूछोगे, उम्मीद लगा के बैठोगे एकदम डिट्टो क्वेश्चन आ जाए, तो वो तो फिर एक दो क्वेश्चन ही मिलते हैं ऐसे। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश। अच्छा, मैं बहुत सारे जिनका भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ और जितने भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे मैं ये पूछता हूँ कि भाई, बहुत सारे लोगों का हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर मैं जब क्वेश्चन करने बैठता हूँ तो शुरुआत में तो बड़ा मतलब ऐसा रहता है कि भाई नहीं पता है, कि मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है। पर जब मैं काफी ज्यादा पढ़ लेता हूँ और जब एंड में जब मैं क्वेश्चन लगाने बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि यार, जैसे मैंने पहली बार कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करा तो मुझे लगा कि ऑप्शन ए ठीक है। जब मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ तो यार, क्या कहीं ऑप्शन बी, जैसे दो ऑप्शंस में हमेशा एक थोड़ा सा एक रहता है कि भाई या तो ऑप्शन एक ये है या ये, इन दोनों में से एक ठीक है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो आपको पहले दिमाग में आता है इतना पढ़ने के बाद, वो ऑप्शन ठीक होता है जब आप बाद में दोबारा एक बार और पढ़ते हैं? तो ये मैं स्टार्टिंग जानना चाह रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन लोग काफी टाइम ऐसी गलतियां भी कर देते हैं कि दोबारा लगाने के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर, जो आप क्वेश्चन देखते हैं हम्म और आप चार ऑप्शन देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है वही आंसर मोस्टली 99% सही होता है, क्योंकि दिमाग तुरंत मेमोरी कैचअप कर लेती है। जी फिर आप जब डिटेल में उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो दिमाग फिर उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है कि हाँ बी राइट ऑप्शन हो सकता है। राइट तो ये वाली बात मैंने बहुत एग्जाम दिए डेंटल के, तो मैं जब ऐसे करता था तो मेरे नेगेटिव भी हो जाते थे। पहले मुझे बिल्कुल ये लगता था, फिर सेकंड में नेगेटिव हो जाते थे। तो जो पहले दिमाग में आए आपको आंसर, वो क्वेश्चन आपने कहीं दे रखा है, इसलिए दिमाग कैचअप कर लेता है। आपने कहीं पढ़ा हो 6 महीने पहले किसी बुक्स में, डेंटल पल्स में, नहीं तो नीरज वाधवान में पढ़ा हो, तो वो जी ऑटोमेटिक मेमोरी कैचअप कर लेती है, तो पहला आंसर वही सही होता है। पर बिल्कुल आपको फील हो रहा है कि नहीं एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमाया है, मॉडिफाई किया है, तो आप अपना थोड़ा टाइम दे और ए बी सी डी सब में एक बार नजर घुमा दें। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश। अच्छा डॉक्टर दिनेश, ये तो रही बात की हमारी आपकी बात की, भाई क्वेश्चंस मिल गए आपको, पीएससी क्वेश्चन पेपर मिल गए, एग्जाम मैराथन इस प्रकार का था कि जिसमें आपको एक एग्जाम जैसा माहौल मिलता है जब आप लाइव सेंटर में बैठे हो। एक यस। गाइडेंस का एक रोल है क्या इसमें? इस ऐप को लेने के बाद क्या आपको कोई गाइडेंस से कोई फायदा मिला कि कभी आपको लग रहा हो कि मेरी रैंक काफी पीछे आ रही है? क्या कोई गाइडेंस है इसमें, कोई रोल रहा? हाँ डेफिनेटली सर, मेरे कई एग्जाम में रैंक तो बहुत अच्छी अच्छी रैंक आई है, जी क्योंकि मेरी एक स्पीड भी बहुत फास्ट थी जी पेपर सॉल्व करने की। वो मैं इसलिए करता था पेपर सॉल्व कोचिंग के फास्ट, क्योंकि मैं सोचता था जो कोचिंग में जो क्वेश्चन गलत होंगे वो फिर मुझे याद रह जाएंगे। जी जी और जब भी मुझे कभी लगता था तो मैं डायरेक्ट सर को ही कॉल करता था। जी नाम भी मैंने टूथ प्रैक्टो सर ही सेव कर रखा है, जी 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 मुझे नाम भी पता नहीं। और सर से मैं काफी आधे घंटे एक घंटे भी मेरी बात करती थी, जी, तो यानी मुझे उनका बता देते थे ऐसे करना है वैसे करना है और पुटअप दो, तो एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि कोचिंग के सर आपसे डायरेक्ट जुड़े हुए, आपका कॉल टाइम पर उठा ले, आपसे बात कर ले, तो इससे बड़ी चीज कोई मेरे हिसाब से होती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरा मानना यही है कि क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम 100 200 से 250 बच्चे जुड़े होते हैं हमारे पास। तो मतलब बीइंग फाउंडर ऑफ टूथ प्रैक्टो, डॉक्टर रजत यही ट्राई करते हैं कि हर किसी को एक परफेक्ट जोन दे पाए और परफेक्ट टाइम दे पाए, क्योंकि इतने लोगों का फोन उठाना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। बट ही ट्राइज टू लाइक डू हिज बेस्ट कि भाई मैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अपना बेस्ट टाइम दे पाऊँ। इसी बीच डॉक्टर रजत को भी हम इस सेशन में जोड़ना चाहूंगा
और उनसे थोड़ा कुछ आपके बारे में रिव्यू लेना चाहूंगा कि एग्जाम में कैसा आपके स्कोर्स आ रहे थे। डॉक्टर अजय। Thank you, Dr. Mayank sir, and thank you, Dr. Dinesh. Finally, we had your थैंक यू सर interview. सो मच। And कितने टाइम से हम डॉक्टर लोग प्लान कर रहे थे, बट आपका मतलब जो, हाँ डॉक्टर सॉरी मैं डिस्टर्बेंस। मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि जब आप टेस्ट ले रहे थे तो डॉक्टर दिनेश की रैंक कैसी रहती थी, और मतलब कैसे आपने उनको एनालाइज करा कि सिलेक्शन होने के चांसेस अच्छे हैं। ओके सर, तो दिनेश क्या ना, हर एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक कॉल रहता था कि सर एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे रहेगा। और जैसे ही एग्ज़ाम ये देख करके हटते तो सर इनका कॉल या मैसेज आ जाता था कि सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मैंने इतना स्कोर किया, मैंने यहाँ पे ये गलती करी, यहाँ पे ये मेरा सही गया। और कहीं ना कहीं जो एक बच्चे की खास बात होती है वो सेल्फ एवेलुएशन जो करना होता है, वो अगर आपका स्ट्रांग नहीं तो आप क्या करेंगे, आप 1000 10,000 क्वेश्चन भी लगा जाओगे, अगर आप उनको वापस से घूम के नहीं देखोगे कि मैंने क्या सही किया क्या गलत किया, अल्टीमेटली गलतियां को ही सुधारने हैं यहाँ पर में। तो आप अगर अपनी बिल्कुल। मिस्टेक्स को ही देख कर आइडेंटिफाई कर लो और उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके करेक्ट करो और उनको एक जगह लिख लो कि हाँ मैंने ये सारे क्वेश्चन गलत करे या मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक चल रहा है, मुझे इसको बाद में दोबारा से जाके रिवाइज करना है, वही आपका मेन जो क्रक्स है उस एग्ज़ाम का, वो आपका क्रक्स बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। मुझे पता है इन्होंने थोड़ा सा हमारे पास में लेट आके ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था राजस्थान का दोबारा से, तब इन्होंने ज्वाइन किया था। मेरी इनसे बात भी हुई थी जब ये मन बना रहे थे ज्वाइन करने के लिए। और उस टाइम पे जब इन्होंने ज्वाइन किया उसके आई गेस कि उन्होंने सेम डे डेंटल मटेरियल्स का पहला पेपर था जो उन्होंने लाइव एग्ज़ाम का इमीडिएटली आके दिया था। और एग्ज़ाम जो था हमारा 9 बजे रात को ख़त्म होना था, और इन्होंने शायद 8:30 8:15 बजे के आसपास हमारे पास ज्वाइन किया था, और इन्होंने 15 मिनट में वो एग्ज़ाम दे करके रैंक इनकी टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर में थी। उस टाइम पे इन्होंने कंप्लीट करके दिया था कि सर मेरे को 10 मिनट मिले थे, लास्ट एग्ज़ाम खत्म हो रहा था आपका लाइव का, मैंने अटेंड किया था, है ना डॉक्टर दिनेश? यस सर डेफिनेटली। चलिए। तो क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि जल्दी जल्दी पेपर देना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखना? नहीं नहीं सर, ऐसे इतनी जल्दी भी नहीं है पेपर। आप टाइम, आपके पास टाइम सबसे बड़ी कीमती चीज है। जी। आप क्वेश्चन दें, जो आपको क्वेश्चन लगे कि नीट में ये रिपीट क्वेश्चन है, वो दिमाग में बैठा ले, आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन। 2017 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ये एप्स 2059 मई में ये क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन जो टॉप लेवल के क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट है, उन क्वेश्चन को तो आपको कंटेस्ट होने चाहिए। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एम्स में आ रखे हैं, जी। जो मतलब स्टेट पीएमटी में आ रखे हैं, जो मतलब नीट एमडीएस में आ रखे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जिन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जैसे एंडोडोंटिक से प्रोस्टोडोंटिक से लीवर वाले फंक्शन है, जितने डेंचर वाले हैं, आरपीडी सबसे डिफिकल्ट है मेरे अकॉर्डिंग। सीडी को आप याद कर सकते हो, जैसे सीडी में भी काफी कॉन्सेप्ट है, नौ कॉन्सेप्ट है। तो इन सब चीजों में आप टाइम दीजिए, ये टाइम मांगती है और यही रैंक डिसाइड करती है। जी। कहीं ना जैसे कुछ कहीं चीजें कहीं ना टाइमिंग वाली है, जैसे शेडेड वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये वाले हमको पता है अभी ट्रेंडिंग में शेडेड चल रहा है, तो इनको याद करना, क्योंकि लगातार एम्स के पेपर में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। राइट राइट। तो इन सब में आपको टाइम देना पड़ेगा। और जैसे पीएचडी है, उसमें इंडेक्स हो गई, फ्लोराइड की वैल्यू हो गई, वो भी एकदम, वो तो रिमेंबर है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई है, उनमें नंबर आपके कटने ही नहीं चाहिए। जी। यानी मोटे मोटे ऐसे टॉपिक्स जिनमें आपको टाइम लगता है उनको टाइम दीजिए। ठीक हाँ है। उनको टाइम, वो क्योंकि वो चीजें ही उनको भी, वो जो कोई चीज डिस्कवर हुई है, जी। जैसे एंगल क्लासिफिकेशन था, एंगल में सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन था, परंतु जी। उसके मॉडिफिकेशन हुए तो साइंटिस्टों ने अपनी जिंदगी दाव लगा दी, जी। तब जाके वो क्लासिफिकेशन बने। और आप सोच रहे हो कि आप एक दिन में याद कर लो उन्हें, तो पॉसिबल नहीं है, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। राइट राइट। यानी कि डॉक्टर दिनेश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया किया। और जब इन्होंने पहला पेपर दिया उसके बाद से तो उन्होंने फिर लगातार सारे जो पुराने पेपर्स भी थे हमारे, क्योंकि जब हमारे लाइव एग्जाम होता है तो नेक्स्ट दिन पे हम उनको फिर प्रैक्टिस में दे देते हैं कि बच्चा उनको प्रैक्टिस में भी एटलीस्ट उनको दोबारा से अटेम्प्ट कर पाए, कि जो मिस कर गया, जो नहीं दे पाया। तो इन्होंने सारे प्रैक्टिस वालों को रिपीट्स कर और अपने जो लाइव एग्ज़ाम जो बाकी के होने थे उन सबको भी मल्टीपल टाइम्स इन्होंने अटेम्प्ट किए, सारे पीएससी पेपर्स कंप्लीट किए, और बहुत ही कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस। ये मैं कहूँगा डॉक्टर दिनेश की खासियत थी कि इन्होंने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए, जो ये बहुत ही बढ़िया करा इन्होंने कि इतने क्वेश्चंस लगा करके इन्होंने अपना पूरा को पूरा सिलेबस 1 से 1.5 महीने में रिवाइज कर लिया। जिसका सबसे बढ़िया इनको ये रहा कि किताबों में क्या होता है सर, पल्स सबके पास है, बट कहीं ना कहीं वो इशू ये आता है कि हम किताब से पढ़ते पढ़ते हमारी पिक्चर मेमोरी बन जाती है कि यार ये पेपर पे ये वाला क्वेश्चन का आंसर यही होगा। बट जब एप्लीकेशन में आप देते हो तो वहाँ पर आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट खुल जाता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है कुछ भी हो सकता हो, ऑप्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं।
या फिर हो सकता है कि उसका आपने जब पहला क्वेश्चन का आंसर आपने ए मार्क कर दिया, आप नीचे जाके चेक करते हैं पेज के एंड में, और आप वहाँ पे सेकंड थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर पढ़ के आ जाते हो, तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्टिव मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो देयर इज़ नो पढ़ पॉइंट इसको चुके हैं। सॉल्व करने का। बट जब आप यहाँ पर में पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर एक साथ लगा के बैठ के पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे को पता है कि मेरा रिजल्ट तभी आएगा जब मैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सबमिट करूंगा, उससे पहले मेरा रिजल्ट ही नहीं तब आएगा। और वो रिजल्ट फिर बिल्कुल उसको तभी मिलेगा जब वो अटेम्प्ट करेगा, जब वो सोचेगा, उस क्वेश्चन को हिट करेगा माइंड में कि यार क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेरे को याद नहीं आ रहा है, और वहीं कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट दे जाता है। शायद मैं इनकी डॉक्टर दिनेश आप इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर आप बताइए। हाँ, मैं सर यही ऐड करना चाहता हूँ, आप जिस एग्जाम को दे रहे हो, जैसे एमओ मेडिकल ऑफिसर, ये अल्टीमेट एग्जाम है। एमडीएस एक प्रोफेशनल डिग्री है, एमओ एक पोस्ट का नाम है। बिल्कुल आप एमओ एग्जाम देते हो तो उसके बाद एसएमओ बनते हो, एसएमओ के बाद पीसीएमओ भी बन सकते हो, पीएमओ भी बन सकते हो, और सीएमएचओ तक लास्ट तक मिलता है, जो सबसे सुप्रीम पोस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए आप किस लेवल के एग्जाम की तैयारी करिए, तो वो उतनी मेहनत आपसे मांगेगी। बिल्कुल प्लस मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप पढ़ रहे हो तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। अच्छे से दिन में 2-3 बार जूस पिए, आराम से थोड़ा रिलैक्स करें माइंड को, घूमने भी जाए। ज्यादा कोई टाइम देने से सिलेक्शन नहीं होता, आप 6-7 घंटे ईमानदारी से दे रहे हो तो सुफिशियंट है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट चेंज करते रहे, एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा सैचुरेट ना हो। बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट में शिफ्ट करते रहेंगे तो इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहेगा। कभी एंडोडोंटिक्स पढ़ ली, तो कभी ओएस पढ़ ली, तो कभी फिजियो ही कर दी स्टार्ट सेकंड फर्स्ट ईयर वाली सब्जेक्ट, बिल्कुल तो इंटरेस्ट बना रहेगा। और हेल्थ माइंड को कूल डाउन रखें, कहाँ एग्जाम आया है हम एग्जाम निकाल देंगे, क्योंकि इतना हार्ड नहीं। बिल्कुल 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 राइट डॉक्टर दिनेश बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई रोज आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। वही हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि भाई अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, रोज अगर आप कुछ निर्धारित घंटे दे रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि बीच में लैग आए, लैग इज नॉट गुड। आप जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसे मेंटेन रखें। तो डॉक्टर दिनेश, अभी इस जॉब में आके कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या सेवाएं मिल रही हैं, क्या क्या चीजें मिल रही हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा बताएं ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा मोटिवेट हो सके। सर जॉब में मुझे सबसे पहले तो फीलिंग ये आई, पीडीएफ में नाम मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि मेरी अंत में जो मैंने डेंटल में इतना पुटअप दिया, जो मैंने पढ़ाई की, जी वो मुझे रैंक अच्छी मिल गई। जी ऐसे मेरा रैंक का टारगेट तो काफी मैं हाई लेके चला था, फिर भी ऊपर वाले भगवान की और जो मेरी मेहनत थी, ठीक है थोड़ा मेरी कम रैंक आई, पर पर रैंक आ गई मेरी 47, क्योंकि मैं तो ऐसे लेके चला था कि टॉप 10 में आना चाहिए मुझे, जी या ईआर 1 ही राजस्थान में आ जाए तो अच्छी है, उसके हिसाब से पढ़ता था मैं। जी परंतु वो पेपर में कुछ कंट्रोवर्शियल आए थे, और वहाँ समय समय की बात होती है पेपर में। दूसरा मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे को होम टाउन ही अलॉट हुआ है। बिल्कुल अभी वर्तमान में प्रेजेंट में मैं अपने घर ही बैठा हूँ और आपसे इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो जी सभी लोग मुझे यहाँ जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरे पापा को भी जानते थे क्योंकि बिजनेसमैन थे वो। तो मेरे जी को अच्छा लग रहा है, रेस्पेक्टफुल मिल रही है, और मैं यहाँ हेल्प कर पा रहा हूँ अपने इन लोगों की। बिल्कुल मतलब जो मेरी जन्म भूमि है वही कर्म भूमि बन गई। बिल्कुल इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ मैंने जन्म लिया, मैं अभी अपना मतलब जो भी मतलब कार्य स्थल पे ही अपना कार्य कर रहा हूँ, बिल्कुल घर आ जाता हूँ। तो वो एक अलग ही फीलिंग है, एक एमओ की फीलिंग सुप्रीम फीलिंग है। और आप एमडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी करें, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है। आपको एक क्लिनिकल काम सीखने को मिलेगा, वो भी माइक्रो लेवल पे नहीं, इवन नैनो लेवल पे सीखने को मिलेगा, यदि आप जीडीसी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेते हो तो उसकी एक अपनी अलग फीलिंग है, इसकी एक अपनी अलग फीलिंग है। और मेरे लिए तो ये वाली फीलिंग थोड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरी मेहनत इसमें, मैंने अपना ऐसे नोट से लेके क्रेनियम तक लगा दिया था, बिल्कुल फूंक दिया था मतलब, तो अंत में मुझे सफलता मिल गई। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, जिस शिद्दत से आपने तैयारी करी उसका फल भी आपको मिला है, और इससे बढ़िया बेहतरीन बात नहीं हो सकती कि जो आपको, जहां आपका जन्म हो, वहां के लोगों को सेवा करने का आपको मौका मिला है। हाँ और बिल्कुल उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपने अपने एग्जाम में मेहनत करी है, तैयारी करी है, और आप आने वाले समय में वैसे ही लोगों को सेवाएं देंगे। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा बना हुआ है, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा काम है या कुछ और नहीं कर पाते हैं, सब चीजों का टाइम मिल पा रहा है आपको? हम तो एक तरह आप डेंटल की ओपीडी आती है, डेंटल देखो, यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं आप जनरल ओपीडी भी देख सकते हो, तो एक ऑल राउंडेड डॉक्टर की फीलिंग आती है। बिल्कुल ऑल राउंडेड डॉक्टर की फीलिंग आती है, आप डेंटल के साथ जनरल ओपीडी भी कभी कभी दे सकते हो, उनका लोड और भी डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक हॉस्पिटल वाली फीलिंग होगी। बिल्कुल एमडीएस में एक डेंटल वाली बिल्कुल डॉक्टर एक मैं
अब सवाल और रहता है कि काफी लोगों को लगता है कि भाई इतने पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, ये थोड़ा सा मतलब ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। क्योंकि मुझे ये मैं सबको दरकिनार करता हूँ, ये गलत बात है। कहते हैं कि भाई सेटिंग चाहिए या नहीं होता, या कोई सेटिंग चाहिए, ऐसा क्या आपने फील करा? सेटिंग चाहिए इसका मतलब सर क्या है? कि भाई मुझे लगता है कि सारी जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम होते हैं उसमें सब चीजें सेट रहती हैं। कुछ सर ये तो टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। जो ये सोच रहा है तो उसका तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल हाँ, 100% प्योर आज की दुनिया में कुछ नहीं है, 1-2% फ्रॉड होता है, पर 98% तो एकदम ऑथेंटिक चलता है, क्योंकि रूल टाइट हो गए हैं, पेपर लीक गवर्नमेंट को भी पता है। प्लस दूसरी बात, मैं ज्यादातर जिनको जानता हूँ जो पहले से पढ़ रहे थे, नीट में टॉपर थे, जो जीडीसी के टैग थे, कुछ प्राइवेट में जो सिंपल बच्चे थे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, वो भी निकले इस मतलब इसमें राजस्थान एमओ में। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है। तो आपको पहले तो पॉजिटिव होके ही चलोगे तभी पढ़ पाओगे। आपने पहले ही मन बना दिया, दिमाग में सेट कर दिया कि सेट है, तो फिर वो तो सेट हो जाएंगे पर आप अनसेट हो जाओगे। बिल्कुल 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 डॉक्टर हाँ, दिनेश। तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। ऐसे लीक्स, पेपर घोटाले जो भी अपन के क्राइम, ऐसे जो भी लीक ऐसे आजकल बहुत कम होते हैं। बिल्कुल एक दो डॉक्टर दिनेश। परसेंट होते होंगे, उनकी मैं गारंटी लेता नहीं हूँ, पर 98% तो फिर नहीं, एकदम प्योरली होती है। बिल्कुल डॉक्टर क्योंकि दिनेश आप उनके नाम पीडीएफ में पढ़ोगे तो वो नीट एमडीएस में ऑलरेडी टॉपर है। जी जी जी, यही मैसेज डॉक्टर दिनेश हम देना चाह रहे हैं। यही मैसेज हम सारे एस्पिरेंट्स को देना चाह रहे हैं कि देखिए, जो भी ये सारे एग्जाम्स होते हैं ये सब बिल्कुल क्लियर होते हैं। गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मतलब टू कंडक्ट दीज एग्जाम्स, और बिल्कुल फेयर एग्जाम्स होते हैं। तो मेरा यही मैसेज जो आपसे मैं बात कर रहा था, यही मैसेज दिलाना चाह रहा था कि ये एग्जाम सारे क्लियर एग्जाम्स हैं और इसमें आप अपनी मेहनत कीजिए, बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर दिनेश, अपने इंटरव्यू के एंड में आते आते मैं बस आपसे 2-3 चीजें और पूछूंगा कि जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो लोग काफी टाइम जिनको हो चुका है, अभी वो नई नई पढ़ाई चालू करें ना, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए कुछ मैसेज बताएं। जो एकदम ट्रू एस्पिरेंट है तो उसमें नाम में ट्रू आ रहा है, तो वो अपनी जी जान ईमानदारी से ही पढ़ेंगे। जी जी तो मैं उन्हें कहता हूँ वो पढ़ाई स्टार्ट कर ले। जी आप एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम टाइम मांगता है, तो आप क्लिनिक भी चलाएं, पढ़ाई भी करें, दो नाव में पैर ना रखें। आप जी डेंटल पल्स एक अच्छी कोचिंग लें, जी दोनों में ईमानदारी से उस कोचिंग के टेस्ट फॉलो करें, डेंटल पल्स पढ़ें। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, सीटें कम होती है डेंटल में, जी जबकि बिहार में 808 पोस्ट निकली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इतनी सीट नीट एमडीएस ऑल इंडिया क्वाटा में भी नहीं है। जी यदि जनरल की बात करें तो स्पेसिफिकली कैटेगरी वाइज, तो ये एक अच्छा एक टैग मिल रहा है आपको एक गवर्नमेंट का। आप क्लिनिक तो बाद में ही कर सकते हो यदि आपकी यंग एज है तो, और यदि आपको क्लिनिक में अच्छी अर्निंग है तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मत दो एग्जाम। जी परंतु एग्जाम दें यदि आपको चाहिए कि जॉब एक मतलब आप ज्यादा लोगों की मतलब रीच आउट कर सकते हो, पूरे पब्लिक की हेल्प कर सकते हो जी एग्जाम में देते। जी। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जो 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 भी लोग नए लोग हैं, जो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, बिल्कुल अपना पूरा पूरा टाइम दें। और जो लोग प्रैक्टिस हैं, जो लोग इस एग्जाम में आना, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपना यहाँ पे ज्यादा दें। तो बस डॉक्टर दिनेश, इंटरव्यू के एंड में आते आते हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके विचार जान के, और आपने जो बातें कही कि भाई मेहनत अगर करी जाए तो बिल्कुल, अगर शिद्दत से मेहनत करी जाए तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पाने से नहीं रोक सकते हैं। तो डॉक्टर दिनेश, एंड में मैं यही बोलूंगा, टूथ प्रैक्टो के लिए 2 बातें अगर आप कहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा कि, और मैं यही बोलूंगा कि बोले कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की बात कहें टूथ प्रैक्टो के लिए। और नाम में सर टूथ प्रैक्टो है, आप डेंटल बन रहे हो, प्रैक्टिस करो टूथ प्रैक्टो से, तो आपकी प्रैक्टिस सफल हो जाएगी। जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? दिनेश ने सर इतना अच्छे से अपने पूरे सारी बातों को रखा और सारी बातों को इतने अच्छे से समझाया कि आने वाले जो नए बच्चे हैं जो अभी इस प्रिपरेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, एमओ का सपना लेकर के स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज गया है कि आप अपनी प्रिपरेशन को ईमानदारी से करिए, तो ईमानदारी से ही रिजल्ट भी आएगा। तो आप बस अपनी प्रिपरेशन को ईमानदारी से करते जाइए, डेली अपना शेड्यूल को फॉलो करिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, तो आप ज़रूर इसमें इस एग्ज़ाम के अंदर में सफल होएंगे। और जिस भी जगह पर आप जाके आगे चल के नौकरी लेते हैं या जहाँ पर आप अपनी जॉब को ज्वाइन करते हैं, वहाँ के लोगों का अच्छे से अच्छा आप उपचार करिए, उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं मुहैया कराइए,
और हम आपकी मदद ये कर सकते हैं, हम आपको जॉब तक लाने में मदद कर सकते हैं। जॉब के अंदर में रह करके आप फिर अपने आसपास के, अपने इर्द गिर्द के, अपने इलाके के लोगों की अच्छे से अच्छी सुविधा दे करके इसी जो मिशन के साथ जिसके से हमने स्टार्ट करा था टूथपैटो को, उसको और आगे लेके जाएं कि हाँ, हम इससे इंडिया से क्वैकरी को, जो एक झोला छाप डॉक्टर है, इनको हम दूर करें और लोगों को अच्छे से अच्छे हेल्थ सुविधाएं को प्रोवाइड करें। और थैंक यू सर। डॉक्टर दिनेश, बिल्कुल मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप अपने इलाके में, अपने एरिया में आप बिल्कुल अच्छे से अच्छा उपचार देंगे। अपने जन्मभूमि कर्मभूमि जो आपकी अब सेम ही है, तो आप वहाँ के लोगों का बेस्ट से बेस्ट इलाज करेंगे। एंड विश यू वेरी गुड लक एंड वी विश यू वेरी ब्राइट फ्यूचर। बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप टूथप्रैक्टो का पार्ट बने और बहाना बना एक टूथप्रैक्टो आपकी सफलता का। ठीक है, जिसमें आपकी मेहनत 99% हम बोले आपकी मेहनत है, 1% जो थोड़ी बहुत जो हम कहें गाइडेंस, जो आपको चीजें मुहैया कराना, वो हमारी है, क्योंकि आपकी मेहनत सबसे जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हम आपको आपको मतलब टूथप्रैक्टो पाके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसी अच्छी अपनी सेवाएं देते रहें और समाज को अपनी बेहतर सेवाओं से कहें कि उनको लाभ पहुंचाते रहें। ठीक हाँ है सर, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। डॉक्टर, स्टूडेंट की मेहनत होती है 99%। बिल्कुल ये कोई जरूरी नहीं है हर कोचिंग, आपकी भी कोचिंग स्पेसिफिकली टूथप्रैक्टो या कोई भी अदर कोचिंग है इंडिया के अंदर, जी सब कोचिंग वाले अपनी मेहनत डालते हैं। जी स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो यूज करे सोर्स को, क्योंकि पैसे दे रहा है। अब कोचिंग वाला हर स्टूडेंट को नहीं बोल सकता कि आप ये करो वो करो। जी तो स्टूडेंट में एक विवेक होना चाहिए इस एज के अंदर कि हाँ ये मैं यूज करूँ। बिल्कुल सभी की मेहनत होती है। बिल्कुल मेडिकल पल्स बुक बनी, उसी की भी मेहनत चरम सीमा पे है। बिल्कुल हाँ, और कोचिंग वाले की मेहनत अपने आप में, हर हर सेक्टर जिसका फील्ड है वो मेहनत 100% देख के ही आगे बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर दिनेश, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ठीक है, आशा करते हैं कि आप आगे हम आपको बुलाते रहेंगे और आप जो आने वाले एस्पिरेंट्स को उनको उनका एनलाइटमेंट करते रहें, जरूर ताकि वो जो मुश्किलात आ रही हैं, जो परेशानी को हल करके वो भी आपका जो आपने खिताब हासिल करा है वही वो लोग भी हासिल कर पाए और समाज को अपनी सेवाएं दे पाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दिनेश। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू।